गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ अवर हिंदी क्लास फॉर क्लास 8। सो अब हमारी हिंदी की पंखुड़ी हिंदी व्याकरण की किताब का पाठ पढ़ रहे थे हम, पाठ 20 विराम चिन्ह। ठीक है, जो हमने पार्ट 1 में पढ़ लिया था काफ़ी सारा। अब ये आपके इस पार्ट 20 का पार्ट 2 है। ठीक है, इस पे फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि विराम चिन्ह क्या होता है, जिसमें हमने देखा कि लिखित भाषा को लिखते समय विचारों तथा भावों को स्पष्ट करने के लिए लगाए गए संकेत चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। तो विराम चिन्ह क्या होते हैं, जिसको हम लिखते समय ये संकेत करने के लिए कि बोलते समय इस समय रुका जा रहा है, तो उसको विराम चिन्ह कहते हैं। फिर हमने विराम के यहाँ पे हमें हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले 12 विराम चिन्ह देखे थे। पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह, अर्धविराम, अल्प विराम, विवरण चिन्ह, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, कोष्ठक, हंस पद त्रुटिपूर्वक और उपविराम या अपूर्ण विराम। अब हम विराम चिन्ह प्रयोग पढ़ेंगे, जिसमें हमने पूर्ण विराम में देखा था कि ये जब भी सरल वाक्य के अंत में प्रयोग किया जाता है, चाहे वो सरल वाक्य हो, संयुक्त हो या मिश्रित वाक्य हो, लेकिन प्रश्नवाचक और विस्मय आदि बोधक वाक्य में पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं होता। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किसी भी प्रश्न के पूछे जाने के अंत में होता है। इसके नेक्स्ट हम देखेंगे विस्मय सूचक चिन्ह। विस्मय सूचक चिन्ह क्या होता है कि जब भी किसी वाक्य में हमें आश्चर्य या आश्चर्यचकित का भाव होता है, तो वहाँ पे विस्मय आदि सूचक को हम प्रयोग करते हैं। यह विराम चिन्ह विस्मयार्थक शब्द के बाद लगाया जाता है तथा कभी कभी वाक्य के अंत में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, या तो हमें कोई, जब हम हैरानी का शब्द बोलते हैं ना, आश्चर्यचकित होते हैं, उसके बाद में प्रयोग होता है, या कभी वाक्य के अंत में भी। अब हम इसके कुछ उदाहरण देखेंगे। शाबाश, ऐसे ही परिश्रम करो। इसका तो शाबाश हमें क्या दे रहा है, आश्चर्य का भाव दे रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हमने विस्मय आदि सूचक चिन्ह लगाया है। ऐसे ही परिश्रम करो, तो इसके बाद भी क्यों, क्योंकि ये भी एकदम हैरानी कर देने वाला वाक्य है, तो इसके बाद भी विस्मय आदि सूचक चिन्ह है। वह, आज तो माँ ने खीर बनाई है, तो यहाँ पे आश्चर्य कौन दे रहा है, वह शब्द, तो इसलिए इसी के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है और अंत में पूर्ण विराम। कितना सुंदर बच्चा है, तो ये पूरा ही एक्सक्लेमेशन यानी आश्चर्य कर रहा है, हैरानी का भाव दे रहा है, इसलिए इसके अंत में आया है विस्मय सूचक चिन्ह। कितने कुछ है आप, कितने अच्छे हैं आप, कितने अच्छे हैं आप, कितने अच्छे हैं आपके अंत में क्या है, विस्मय आदि सूचक। ये भी एकदम जब किसी से खुश होकर एकदम से निकलने वाला वाक्य है, तो इसको हमने इसलिए अंत में विराम चिन्ह का प्रयोग ना करके विस्मय आदि सूचक का चिन्ह का प्रयोग किया है। अब हम हमारा फोर्थ यानी कि अर्धविराम देखेंगे। अर्धविराम जैसा कि नाम से ही समझ आया है, सेमीकोलन, यानी कि जो वाक्य के बीच में प्रयोग होता है। इस विराम चिन्ह का प्रयोग एक से अधिक साधारणिक उपवाक्यों के बीच एवं एक ही वाक्य में दो भिन्न बातों का अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अर्धविराम में क्या होता है कि जब हम कोई भी इस विराम चिन्ह का कब प्रयोग करते हैं, जब हम एक से अधिक समान अधिकरण उपवाक्यों के बीच, मतलब कि समान वाक्य, मतलब एक से वाक्य, ठीक है, या एक ही चीज़ से रिलेटेड वाक्य जो होते हैं ना, उसके बीच में हम इस अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देख, जैसे राकेश विद्यालय से सीधे घर पहुंचा, हाथ मुंह धोकर खाना खाया, अपने कमरे में जाकर गृह कार्य करने लगा। तो ये तीनों वाक्य किससे रिलेटेड है, राकेश से। ठीक है, तो इसलिए पूर्ण विराम तो लास्ट में आया है लगा के बाद, लेकिन बीच बीच में अर्धविराम का प्रयोग किया गया है। आगे, मैंने सचिन, सुजित और सुनील को बुलाया था, भाई ने रवि और पंकज को। तो यहाँ पे सभी व्यक्तियों के नाम आए हैं, तो इसलिए बीच में अर्धविराम का प्रयोग किया गया। पहले दो नाम थे, तो नाम के बीच में अल्पविराम का प्रयोग है, मैंने सचिन और सुजित, लेकिन उसके बाद वहाँ बीच में ज़्यादा गैप आया है, और सुनील को बुलाया गया, भाई ने रवि को, तो वो अलग बात हो गई कि भाई ने रवि और पंकज को, लेकिन हमें समझ आ रहा है कि यहाँ बुलाने की क्रिया ही हुई है, तो इसलिए बीच में, मतलब दो वाक्यों के बीच में हम कह सकते हैं, जब हम दो एक से वाक्य होते हैं या एक ही चीज़ से रिलेटेड वाक्य होते हैं ना, तो उसके बीच में अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। अब हम हमारा पांचवा देखेंगे, यानी कि अल्पविराम। यह चिन्ह एक ही तरह से शब्दों को अलग करने के लिए
प्रत्यक्ष संबोधन में नाम के बाद मिश्रित वाक्य में योजक के पहले हाँ नहीं के बाद सूचनाएं अलग करने के लिए संबोधन के बाद तिथि में तथा उदाहरण चिन्ह के पहले लगाया जाता है। तो इसको हम ढंग से समझेंगे टुकड़े करके। यह चिन्ह कब कब प्रयोग हो रहा है, देखो अल्पविराम। यह चिन्ह एक ही तरह के शब्दों से, सबसे पहले क्या बोला है कि एक ही तरह के, एक से जो शब्द होते हैं उनके बीच में, फिर प्रत्यक्ष संबोधन के नाम के बाद कि जब भी हम किसी को संबोधन करते हैं, जैसे हमने बोला सीता, तो सीता के बाद कॉमा लगेगा, फिर उसके बाद हम बात बोलेंगे, है ना, सीता तुम क्या कर रही हो, तो सीता के बाद कॉमा आएगा, ठीक है। या किसी के नाम के, जैसे सीता, गीता, है ना, कुछ सहेलियों के नाम ले रहे तो उनके बीच में अल्पविराम। मिश्र वाक्यों में योजक के पहले, मिश्र वाक्यों में योजक के पहले आता है, हमने मिश्रित वाक्य इससे पहले पढ़े हैं चैप्टर में। हाँ या नहीं, जैसे हम किसी चीज़ का आंसर कहते हैं ना, हाँ में, जैसे अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा कि क्या तुम पानी पियोगे, तो इस प्रश्न का उत्तर कैसे देंगे, नहीं मुझे पानी नहीं पीना, तो नहीं के बाद क्या लगेगा, अल्पविराम। सूचनाएं अलग करने के लिए या सूचना को अलग करने के लिए, है ना, कोई भी सूचना उसको अलग अलग करके लिख रहे हैं तो कॉमे में लिख सकते हैं, अल्पविराम का प्रयोग करके लिख सकते हैं। संबोधन के बाद तिथि में, या तिथि यानी दिनांक जहाँ लिखते हैं वहाँ भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसके हम कुछ उदाहरण देखेंगे। विकास, रिंकू, राहुल और सूरज यहाँ आ रहे हैं, तो ये सभी व्यक्ति के नाम हैं, इसलिए इनके बीच में अल्पविराम आया है। बुलाना तो था पर बुलाया नहीं, तो बुलाना तो था एक बात है, तो इसलिए इसके बाद कॉमा लगाया गया, मतलब अल्पविराम प्रयोग किया गया है। हाँ मैंने रोहन का घर देखा है, तो हाँ या नहीं के पहले भी लगाते हैं, मैंने आपको बताया था कि हाँ मैंने रोहन का घर देखा है, तो हाँ के बाद अल्पविराम का प्रयोग हुआ है। पूज्य पिताजी, महोदय, प्रिय मित्र, तो ये सब एक ही तरीके के नाम है, मतलब बड़ों के नाम है, तो इसलिए इनके बीच में अल्पविराम का प्रयोग किया गया। सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें, तो इसके बीच में, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस की वजह से हम ऐसे की ऐसे कह रहे हैं, तो इसलिए पहले हमने अल्पविराम का प्रयोग करा है और फिर दूसरा लगाया है, ठीक है। विकास, ज़रा यहाँ आना, तो विकास के बाद रुकेगा, कोई भी नाम लेने तो फिर अपनी बात को बोला गया, इसलिए यहाँ भी अल्पविराम आया है। नहीं मैं दूध नहीं पीता, तो हमने पहले ही पढ़ा था कि हाँ या नहीं में जब उत्तर देते हैं तो उसके बाद अल्पविराम आता है। A105 पंजाब बाग नई दिल्ली, तो ये किसी का एड्रेस है, एड्रेस देते समय मतलब कहीं का पता लिखते समय भी हम बीच में कॉमा लगाते हैं। पहले बिल्डिंग का नंबर आता है, फिर उस जगह का गली का नाम और फिर उस पर्टिकुलरली जगह का नाम आता है, कौन सा शहर है। सोमवार नवंबर 7, अब तिथि लिखने में भी आता है, पहले सोमवार लिखा गया है, फिर मंथ का नेम है और फिर डेट। आज़ादी दूंगा, अच्छा ये पहले वाले का है, तो हम अल्पविराम हमें यहाँ तक समझ आया। अब हम नेक्स्ट हमारा 6 देखेंगे, विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह क्या होता है, इस चिन्ह का प्रयोग वाक्यांशों के बारे में सूचना निर्देश देने के लिए किया जाता है। जब हम किसी की सूचना या निर्देश देते हैं तो ये, तो जैसे हमने लिखा संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं, तो पहले हम साइन लगाएंगे, फिर उनको 3 नाम को लिखेंगे, बिना साइन के हम नहीं लिख सकते। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक, तो इनको हमने संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं, इसके बाद यहाँ पे बीच में निर्देशक चिन्ह लगाया है, ठीक है, जिसे हम विवरण चिन्ह कह रहे हैं। 7 हम देखेंगे योजक चिन्ह। योजक का मतलब होता है यह चिन्ह शब्द युग्म के बीच में तथा तुलना करते हुए जैसा सा से सी से के पहले प्रयोग होता है, मतलब जब हम कहते हैं ना जैसा सा, उसके जैसा, है ना, या उसके जैसी, तो उससे पहले के बाद हम इसको प्रयोग करते हैं, जैसे भाई बहन, माता पिता, सुख दुख, मतलब एक से शब्दों के बीच में, है ना, जो मिलते, कहने को चाहे वो एक दूसरे के अपोजिट हो पर मिलते जुलते, ठीक है। जैसे भाई बहन, तो भाई और बहन, या तो जब और का प्रयोग कर सकते हैं ना, वहाँ इसको लगाते हैं। माता पिता, राम जैसा पति, तो राम जैसा पति के बाद क्या लगेगा यहाँ पे, निर्देश। सीता सी पत्नी, तो इनके बीच में क्या लगेगा, सीता और सी के बीच में योजक चिन्ह। लक्ष्मण सा भाई, मतलब जहाँ कंपैरिजन होता है, किसी को कंपेयर करते हैं तो तुलना करते हैं, वहाँ पे भी योजक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे निर्देशार्थक चिन्ह।
निर्देशार्थक चिन्ह क्या होता है? जब किसी को निर्देश दिया जाए। यह चिन्ह किसी के कथन के पहले नहीं होने पर एवं कथन के भीतर व्याख्या के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कब प्रयोग होता है? जब किसी चीज़ की व्याख्या की जाती है और किसी चीज़ को निर्देश दिया जाता है। लक्ष्मण, तो लक्ष्मण ने कुछ कहा तो वहाँ क्या लगेगा? निर्देशार्थक। श्री राम, मैंने आपकी आज्ञा का पालन करना प्रारंभ परम धर्म है। दूसरा वाक्य देखेंगे, मुझे इन पुस्तकों की आवश्यकता है, व्याकरण और भाषा ज्ञान। तो जहाँ पे निर्देश आ रहा है, मतलब कुछ स्टेटमेंट या हमें कुछ ऐसा दिख रहा है जो कि निर्देश है, यानी कि कुछ ऑर्डर है, तो हम वहाँ पे बीच में निर्देशार्थक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे हमारा 9 उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह क्या होता है? जब हम कोई बोलता है तो किसी की बोली हुई बात को उसी के शब्दों में कहते हैं तो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग प्रत्यक्ष कथन में या किसी विषय, नाम या शीर्षक को अद्भुत करने के लिए किया जाता है। या तो हम किसी का शीर्षक लिख रहे हैं, शीर्षक यानी किसी पुस्तक का नाम, किसी कवि का नाम, तो वहाँ पे हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग लेते हैं। या किसी के कथन को जैसा उसने बोला, मतलब किसी के बोले वाक्य को वैसा की वैसा ही लिख देना। माँ ने कहा मैं खाना बना रही हूँ, तो माँ ने कहा मैं खाना बना रही हूँ, तो हमने उसको अपने वाक्य में चेंज करा। ऐसे भी कह सकते थे कि माँ खाना बना रही हैं, तो हमने माँ के शब्दों में ही ये वाक्य बोला है, इसलिए यहाँ पे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। राम सिंह दिनकर, तो क्योंकि ये किसी कवि का नाम है तो इनको हमने उद्धरण चिन्ह में लिखा है। राम की शक्ति पूजा निराला की रचना है, तो ये किसी कवि की रचना है, मतलब पुस्तक का नाम है या उनकी जो लिखी हुई लेख है उसका नाम है, तो इसलिए हमने इसको उद्धरण चिन्ह में लिखा है। नेक्स्ट हम 10th देखेंगे कोष्ठक। कोष्ठक यानी ब्रैकेट। यह चिन्ह क्रम सूचक अंकों या अक्षरों के साथ वाक्य के बीच में शब्द का अर्थ या भाव हेतु प्रकट करने के लिए किया जाता है। या तो ज़्यादातर जो कोष्ठक है वो किसी अक्षरों के लिए यानी नंबर्स के लिए 1 2 कै हमें इस तरीके के लिए लगाते हैं, या फिर किसी वाक्य का हमें अर्थ या भाव बताना है तो हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे हम अपना पहला उदाहरण देखें, कै खे 1 2 सबके बाद कोष्ठक का प्रयोग हुआ है। दूसरा वाक्य देखेंगे, राम के हृदय में अपने भाइयों में, अब ब्रैकेट में भाई तो भाइयों लिख दे, पर भाइयों कौन से भाई, तो नाम लिखा है, भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न के प्रति बहुत प्रेम। तो ऐसी जगहों पर हम कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। अब हम हमारे अंत के 2 यानी 11th और 12 देखेंगे। 11th है, हंस पद त्रुटिपूर्वक लिखते समय शेष या छूटे हुए को आना चाहिए, उसके बीच में नीचे त्रुटि पूर्वक लगा दिया जाता है ना। जब हम कुछ चीज़ लिखना भूल जाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, एक वी का साइन लगाते हैं वाक्य के बीच में और ऊपर उस शब्द को लिख देते हैं। हमारी अध्यापिका का डैश शशि है, तो ये वाक्य ऐसे गलत हो गया, इसमें उनका नाम लिखना भूल गए, तो नाम के लिए हम इस साइन को लगाएंगे और ऊपर नाम शब्द लिख देंगे। हमारी अध्यापिका का नाम शशि है। दूसरा उदाहरण, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, तो अगर इसमें हम देश शब्द लिखना भूल जाए तो हम इस पे साइन लगा के ऊपर लिख देंगे। लास्ट हम अपना चिन्ह देखेंगे, उपविराम या अपूर्ण विराम चिन्ह। तो जहाँ पर वाक्य पूर्ण नहीं होता वर्ण उसमें कोई विवरण दिया जाता है वह अपूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं। मतलब वाक्य के पूरे होने पहले से जो वाक्य चिन्ह लगता है उसे हम अपूर्ण विराम बोलते हैं। अपूर्ण मतलब जो पूर्ण नहीं है। चंद्रगुप्त सैनिकों स्मरण रहे स्त्रियों और बच्चों को हानि ना पहुंचे, तो चंद्रगुप्त दिए गए, इसलिए चंद्रगुप्त के बाद उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। संज्ञा के विकारक तत्व लिंग वचन आदि, तो दोनों के बीच में क्या किया गया है, उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे हमारे विराम चिन्ह पूरे हुए। आप इनके साइन को, जो इनके साथ साइन है, इनके चिन्ह हैं, उनको अच्छे से याद करेंगे, इसे जब तक वीडियो से समझें और अच्छे से पढ़ें। थैंक यू।